Hi, once again, welcome to PIMS. Today we have Dr. Surbi. Dr. Surbi is a sports physiotherapist and she is working in ITM Badminton Academy, Raipur. Welcome, Dr. Surbi. थैंक यू सो मच सर। So, Dr. Surbi, आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप अभी जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ITM इज बेसिकली ए यूनिवर्सिटी और यस। आपकी जो एकेडमी है वो बैडमिंटन एकेडमी है, तो ये कैसा कोलैब है? ओके सर, आईटीएम यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपने साथ बैडमिंटन एकेडमी और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए Right. एक ये पूरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने आपस में कोलैब किया और अब आईटीएम के साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स जुड़ रहे हैं। उनमें से ही एक पहली एकेडमी आईटीएम बैडमिंटन एकेडमी जो रायपुर में खुली है और ये टाटा ट्रस्ट से स्पॉन्सर्ड है। ओके। तो इसको स्पॉन्सर बेसिकली टाटा ट्रस्ट ने किया है Very हमारे nice, पास। very nice. और हमारी एकेडमी खेलो इंडिया से भी एक्रेडिटेड है, तो अब खेलो इंडिया के प्लेयर्स भी हमारी एकेडमी में आते तो हैं। बेसिकली आपकी जो एकेडमी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं हाँ जी। उनके लिए है और आप वहाँ पे एज अ बैडमिंटन स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी वेरी सर। नाइस। तो कितने बच्चे हैं आपके पास जो ट्रेनिंग के लिए अभी आ रहे हैं और आपकी एकेडमी में? अभी ओवरऑल 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, Right. जिसमें अंडर 17 ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास और Right. अंडर 19 या अबव 19 थोड़े से, क्योंकि वो सीनियर्स हो जाते हैं तो फिर वो नेशनल और आगे दूसरे एकेडमीज में, गवर्नमेंट एकेडमीज में जाना प्रेफर करते हैं। Fine. So, डॉक्टर सुरभि, वन मोर थिंग, आप चूंकि जुड़े हुए हैं इस स्पोर्ट से, तो आप किस तरीके की इंजरी देखते हैं? क्योंकि अंडर 17 या अंडर 13 या अंडर 15 बच्चे जो खेल रहे हैं, तो ये बच्चे जो हैं ये किस तरीके की इंजरी लेकर के आते हैं आपके पास और उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, उनके स्पोर्ट्स को इन्हांस करने में क्या रोल है? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके की इंजरी हमें देखने को मिलती है। तो सर बेसिकली बैडमिंटन जो स्पोर्ट्स है उसमें सबसे ज़्यादा शोल्डर का यूज़ होता है। Right. और आपके नी मूवमेंट्स कोर्ट Right. में सबसे ज़्यादा नी Right. मूवमेंट्स होते हैं, तो बेसिकली एसीएल इंजरीज या नी इंजरीज हम कह लें वो, और शोल्डर इंजरीज या आपके शोल्डर स्टिफनेस, ओवर यूज इंजरी ज़्यादा Right. मिलती है Right. शोल्डर्स और नी की। राइट। एंड एंकल इंजरी भी कॉमन है क्या? हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि वो किस सरफेस पे खेल रहे हैं, सरफेस Right. टू सरफेस डिफर करता है। फाइन। अगर वो मैट नहीं है तो मोस्टली एंकल इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। ओके, अच्छा, जैसे आपने बताया मैट है, तो क्या मैट के अलावा और भी अलग अलग तरीके के कोर्ट्स होते हैं क्या? यस सर, सीमेंटेड कोर्ट्स होते हैं, फाइन। आपका वुडन कोर्ट्स होते हैं ओके। एंड सिंथेटिक कोर्ट्स होते हैं। राइट। सो व्हिच वन इज बेटर फॉर सिंथेटिक कोर्ट इज द सिंथेटिक कोर्ट्स बेस्ट। आर बेटर? यस, फ्रॉम दिस कोई ऐसी खास अच्छा, नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहा था कि एज अ स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट आपकी वहाँ क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है आप वो किस तरीके से डेवलप करते हैं? तो सर एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हम सबको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिवेंशन। जो प्लेयर है वो जितना उसको इंजरी कम होगी वो हमारे लिए सबसे बेनिफिट है। तो हम उनको प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस कराते हैं, प्रीहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस Right. कराते हैं बेसिकली, Right. स्पेसिफिकली फॉर शोल्डर जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, ताकि उनका मूवमेंट फास्ट हो, उनकी जो भी मसल्स हैं उनकी लॉन्जेटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो Right. और उनको इंजरी कम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर काम किया जाता है कि प्रीहैबिलिटेशन फेज में उनको रखा जाता है। ठीक है। तो बिफोर टूर्नामेंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बीइंग अ फिजियो, स्पोर्ट्स फिजियो, मैं वहाँ पे प्रीहैब एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करती हूँ प्लेयर्स को, और वो उस तरीके से प्रीहैब एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स Okay. टूर्नामेंट के पहले। Okay. अगर इन केस कोई इंजरी हो जाती है, देन इंजरी के एक्यूट इंजरी, क्रॉनिक इंजरी, उसके हिसाब से फिर हम उसका रिहैबिलिटेशन प्लान करते Fine. हैं। अच्छा, जैसे आपसे पहले भी बात हो रही थी मेरी, तो आपने बताया कि कुछ ग्रुप सेशंस भी आप लोग करते हैं बच्चों के लिए। हाँ जी। तो वो कैसा ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं या ग्रुप सेशंस क्या हैं ये? ओके सो तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ बॉडी का पार्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में मेंटली और आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकली, मेंटली, मैकेनिकली आपको हर तरीके से फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. सो उनके लिए हम साइकोलॉजिकल सेशन भी रखते हैं, Right. जिसमें उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं, उनसे कुछ फीडबैक फॉर्म्स भराए जाते हैं, आपस में प्लेयर्स को रैंकिंग वो खुद से प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक उनके अंदर मोटिवेशन आता है, वो सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, जो उनका प्रॉपर डाइट चार्ट बनाते हैं, इंडिविजुअल एक प्लेयर का डाइट चार्ट बनाते हैं,
जिससे वो इंटरनली भी हेल्दी रहें। ओके। और बाकी मैकेनिकली और उसके लिए एसएनसी काम करते हैं, और इंजरी के लिए मैं काम करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था हाँ जी। कि यदि किसी को पर्टिकुलरली बैडमिंटन स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना है एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या बायोमैकेनिक्स किस तरीके की उनको समझ में आनी चाहिए? स्पोर्ट्स का नॉलेज उनको कितना होना चाहिए? क्या ऐसा है क्या कि बैडमिंटन में स्पोर्ट्स में आप जा रहे हैं तो आपको बैडमिंटन स्पोर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए? ओके, तो सर बेसिकली ऐसा है कि किसी भी स्पोर्ट्स में जाएँ, अब स्पेसिफिक बैडमिंटन की मैं बात नहीं करूँगी, किसी भी आप स्पोर्ट्स में अगर जाते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी ओके, तो मस्ट है, मतलब राइट, उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में काम नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आप उस गेम में उस गेम के पर्टिकुलर प्लेयर को देख रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस गेम का नॉलेज हो, क्योंकि जितना आप उस गेम के बारे में जानेंगे, आप प्लेयर को होने वाली इंजरीज, वो किस तरीके से चीज़ों को डील करता है, वो किस तरीके से अपनी बॉडी को अडॉप्ट कराता है इन द टूर्नामेंट फेज। बिकॉज जनरली अगर प्रैक्टिस सेशन की बात करें, तो प्रैक्टिस सेशन में जो प्लेयर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंटली खेलते हैं, क्योंकि दे नो वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। बट इन द टूर्नामेंट वो अपनी बॉडी को पुश करते हैं, अपनी सारी लिमिट्स पुश करते हैं। तो अगर किसी भी मुझे लगता है किसी भी फिजियो या किसी भी जो टीम का पार्ट है, चाहे वो एसएनसी हो या न्यूट्रिशन, अगर उनको पता होगा उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे प्लेयर्स की फॉर उनकी ग्रोथ एंड दैट सक्सेस। मीन्स कि जितना एक कोच का इम्पोर्टेंस है किसी एक प्लेयर के लिए, उतना ही यस, इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी है उसके यस, लिए। यस, डेफिनेटली सर। तो क्या ऐसा है कि कभी कंट्रोवर्सीज होती हैं कोच के बीच में और फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में? हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया में स्पेसिफिकली ये चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी टाइम से स्पोर्ट्स में हूँ, कि जो कोचेज़ हैं उनका ये मानना है कि जब तक बच्चा ज़्यादा नहीं खेलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट, बट बीइंग अ फिजियो, बीइंग अ डॉक्टर, मुझे ये लगता है कि अगर वो सही खेलता है और कम भी टेक्निक खेलता है, उसकी सही है, स्किल्स अच्छी इम्प्रूव करता है, राइट, तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर राइट, पाएगा, अपार्ट फ्रॉम वो 16 घंटे या 18 घंटे कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा है। ओके। तो अच्छा, यहाँ पे एक सॉरी जी, आप जी। हाँ, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, जैसे कि हर एक स्पोर्ट्स जो है जहाँ पे कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो कि उसका टूल हो सकता है प्ले के लिए, तो इक्विपमेंट्स जो हैं वो कितने मैटर करते हैं? क्या उनकी क्वालिटी, उनका जो एर्गोनॉमिक्स है, वो उसका क्या इम्पोर्टेंस आप सजेस्ट करती हैं? हाँ सर, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। इस पे मैंने, जैसे हमारे बैडमिंटन की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स के शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट, उनका कुशनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट, अदरवाइज एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस तो रहते हैं, पर उनके शिन पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, फाइन, क्योंकि राइट, मूवमेंट्स हो रहे हैं, जंपिंग मूवमेंट्स हैं, तो राइट, शिन पेन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जिसके शूज़ अगर थोड़े से उसका सोल अच्छा नहीं है या थोड़े से हैवी शूज़ हैं, तो उनको शिन पेन होता है। राइट, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है बैडमिंटन में रैकेट। राइट, आपका रैकेट जितना लाइट होगा, आप उतने अच्छे मूवमेंट्स कर एग्ज़ैक्टली। पाएँगे, एंड आपके शोल्डर पे उतना कम And the लोड kind of आएगा। grip you have on the राइट, राइट, racket. यस। Right. I will repeat this question. तो ये जो हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, इस इक्विपमेंट में यदि हम ये देखें कि जो इक्विपमेंट का साइज है, फॉर एग्जांपल रैकेट है, जैसे हाँ आपने जी। बताया, रैकेट जो है वो लाइट वेट होना चाहिए, गुड क्वालिटी है, स्ट्रिंग की जो टेंशन है, यस, यस। उसके अलावा जो आपके रैकेट का होल्डिंग पोजीशन है, उसके बारे में कुछ मुझे थोड़ा सा बताएंगे? हाँ सर, जो रैकेट है वो हर इंडिविजुअल के लिए उसका मेजरमेंट होता है, जी, विच इज़ 2/3 ऑफ योर पाम। राइट, उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट करके हम प्लेयर्स को वो दैट प्रोवाइड मीन्स यदि करते हमारा हैं। पाम का साइज ये है तो दिस टू स्पेस शुड बी थर्टी यस, यस इतना सर। इसका रेडियस में कवर होना चाहिए, हाँ दैट जी, इज द आइडियल। आइडियल, ओके, यस। फाइन, एंड फाइन, फिर ग्रिप की टेंशन की जैसे आपने बात करी, तो उसमें भी जो टेंशन है वो डिफर करती है। राइट, लाइक अगर आप प्रैक्टिस में खेल रहे हैं तो टेंशन आप वहाँ ज़्यादा रख सकते हैं, पर अगर आप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो वहाँ वो चीज़ डिफर करेगी प्लेयर टू प्लेयर, ओके, कि किस प्लेयर के मूवमेंट्स कैसे हैं, कोई फाइन, स्लो प्लेयर है, फाइन, कोई फास्ट प्लेयर है, तो उसके हिसाब से वो डिफर करती ओके, है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे स्पोर्ट्स में हमारा ये मानना होता है कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में हम टेप लगा देंगे, हम आईएसटीएम कर देंगे, हम नीडल कर देंगे, बट ऑन फील्ड आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज़ यू गेट वेरी शॉर्ट विंडो
that duration. So how you manage सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑन टूर्नामेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमको वहाँ ट्रीटमेंट से ज़्यादा साइकोलॉजिकली जो प्लेयर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. Right. ट्रीटमेंट इज़ अ पार्ट. जैसे अगर मैं टेपिंग की बात करूं या बैडमिंटन में स्पेसिफिकली होता है कि हम टूर्नामेंट में ऑन कोर्ट जाके इवन आइस भी नहीं कर सकते प्लेयर Okay. को. वहाँ पे सिर्फ स्प्रे अलाउड होता है. Right. वो भी चीफ रेफरी rest of the things are restricted. यस यस एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन बैडमिंटन. जी. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फॉर अ प्लेयर एंड फॉर अ फिजियो एज वेल Right. कि अगर उसको ऑन फील्ड कोई इंजरी हुई है तो हम उसको इमीडिएट क्या करें. तो बेसिकली मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर ऑन टूर्नामेंट के टाइम पे अगर किसी प्लेयर को कुछ इंजरी हुई है या कुछ हुआ है तो हम उसको स्ट्रेचिंग कराएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि बॉडी रिलैक्स हो, सर्कुलेशन That नॉर्मलाइज means हो first जाए. assess करना है whether player is Exactly. okay to play or not, or Not. if it is okay to play, Yes, then yes, yes. mild treatment हम वहाँ provide कर सकते हैं. That's all. Definitely. Yes. Most of the things जो गेम के बाद या गेम के पहले पहले हमारी होती जो है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ जी. उस पे आती है. ओके ओके. So thank you Dr. Survi for your insight of this particular sports. और वी होप आपसे हम दोबारा मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे आपसे. Sure, sir. Thank you so much for inviting me here. Please do like and comment. Thank you. Thank you, sir.